नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह है कमलेश्वर जी का उपन्यास कितने पाकिस्तान। सही बात तो यह है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का परिचय साहित्यकार कमलेश्वर जी के बिना अधूरा है। आज़ादी के बाद देश में शुरू हुए नई कहानियों के आंदोलन की मशाल लेकर कमलेश्वर सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। साहित्य जगत में कमलेश्वर जैसे बहुमुखी और करिश्माई व्यक्तित्व के लोग कम ही हुए हैं। उनके लेखन में कई रंग देखने को मिलते हैं। कमलेश्वर के द्वारा लिखित कितने पाकिस्तान 20वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव की महान औपन्यासिक उपलब्धि मानी जाती है। आतंक, संत्रास, अनौचित्यपूर्ण मृत्यु आदि समकालीन राजनीति के यथार्थ हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण ऐतिहासिक काल में समकालीन विजय में देखा परखा गया यह उपन्यास कितने पाकिस्तान में इतिहास की बेहद उदास छायाएं दिखती हैं। काली आंधियां चल रही हैं, श्वेत कपोल उड़ रहे हैं। इन प्रतीकों से उपन्यास भरा पड़ा है। सांप्रदायिक समस्या को ध्यान में रखकर लिखे गए समस्त उपन्यासों से यह उपन्यास बिल्कुल अलग ढंग में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखक संपूर्ण दुनिया की चिंताओं और समस्याओं को साकार करने में कामयाब रहे हैं। कितने पाकिस्तान के विषय में स्वयं कमलेश्वर का कहना है कि 50-55 बरस पहले जो अमूर्त से शपथ उठाई गई थी कि रचना में ही मुक्ति है, उस मुक्ति का किंचित एहसास अब हुआ है। इस उपन्यास के संदर्भ में कमलेश्वर ने लिखा है कि मेरी 2 मजबूरियां थीं, इसके लेखन से वह जुड़ी हैं। एक तो यह कि कोई नायक महानायक सामने नहीं था, इसलिए मुझे स्वयं को ही नायक, महानायक और खलनायक बनाना पड़ा। और दूसरी मजबूरी यह थी कि इसे लिखते समय लगातार यह एहसास बना रहा कि जैसे यह मेरी पहली रचना है। इस उपन्यास में सतयुग से लेकर कलयुग तक की घटनाओं को लिया गया है। इसमें कमलेश्वर ने इतिहास और भूगोल, उनकी सीमाओं को तोड़कर नया आश्चर्यजनक प्रयोग किया है। यह वह पाकिस्तान है जो लोगों के दिलों में बोया गया था। मानव की वास्तविक समस्याओं और चिंताओं को सामने रखने की कोशिश करना ही शायद इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इतिहास के अलग अलग दौर में जो राजनीतिक मारकाट हुई, उसके मूल को भी सामने रखने का भरपूर प्रयास किया गया है। आज़ादी मिलने के साथ ही जो सांप्रदायिक दंगे भड़के, वह तब से लेकर आज पूरे समाज में फैले हुए हैं। हिंसा का वह दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ। विभाजन और सांप्रदायिकता की समस्या इस उपन्यास का मूल तथ्य है। कितने पाकिस्तान उपन्यास में कमलेश्वर की प्रतिभा को अलग ही रूप में हम देखते हैं। कमलेश्वर न केवल अपने आसपास के वातावरण, एक गांव या देश को ही नहीं, बल्कि उन्होंने संपूर्ण विश्व को इस कथानक में समेटा है। उपन्यास में घटना चयन इस प्रकार से किया गया है कि उसमें क्रम न होने पर भी हम उसमें उलझते नहीं हैं। वर्तमान के साथ साथ इतिहास का अवलोकन भी यह उपन्यास करवाता है। इतना सब होने पर भी उपन्यास की सहजता, सरलता, रोचकता में कहीं कोई कमी नहीं आती। सांप्रदायिकता, जातिवाद, आतंकवाद और अलगाववाद जैसी समस्याएं कितने पाकिस्तान के कथानक का प्रमुख आधार बन करके सामने आती हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास में स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत में धर्म के नाम पर जो वारदातें हुई, उनके कारणों को तलाशने और इस समस्या के शाश्वत समाधान की ओर पाठकों के ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय साहित्य अकादमी ने वर्ष 2003 के लिए कमलेश्वर के हिंदी उपन्यास कितने पाकिस्तान को सम्मानित किया है। यह उपन्यास
भारत पाकिस्तान के बंटवारे और हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित है। कितने पाकिस्तान उपन्यास एक बड़ा और नए ढंग का उपन्यास है। उसमें एक जबरदस्त जिरह छेड़ी गई है जो हर एक धर्मवादी को हिलाकर रख सकती है। उपन्यास हिंदू, मुसलमान, सिख सबकी तरफ सवाल खड़े करता है कि मित्रता बड़ी है या शत्रुता, प्रेम बड़ा या घृणा। अपने असाधारण इतिहास बोध के कारण कमलेश्वर भारत की 5000 साल लंबी परंपरा में इतिहास के उन तमाम विभाजनकारी, रक्त रंजित और असह्य प्रसंगों को एक दूसरे में इस तरह से अपनी कलम से सजाते हैं कि वह एक संपूर्ण उपन्यास की शक्ल में हमारे सामने खड़ा होता है। इस उपन्यास की कहानी साधारण कहानी भर नहीं है। यह साहित्यकार की एक लोक अदालत है जिसमें उसने हर उस मृत व्यक्ति पर मुकदमा चलाया है जिसने इस महान सभ्यता को तार तार करने की कोशिश में घृणा के बीज बोए हैं। यह कब्रिस्तान और शमशानों के बीच जीवन की जिरह है। कोई साहित्यकार यही कर सकता है और फैसला पाठकों पर छोड़ दिया जाता है। इस उपन्यास के असली नायक वक्त की रवानी में एक दूसरे में इस कदर पिरोए गए हैं कि हिंदू मुस्लिम का अलगाव ठहर नहीं पाता। एक अनमोल साझापन निखर कर सामने आता है और कमलेश्वर इसी साझेपन को तराशते हैं। यह अपने आप में एक अनोखा उपन्यास है और इसकी संरचना बहुत ही अद्भुत है। कमलेश्वर इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया के संबंध में कहते हैं कि यह उपन्यास मन के भीतर लगातार चलने वाली एक जिरह का नतीजा है। दशकों तक सभी कुछ चलता रहा। मैं कहानियां और कॉलम लिखता रहा, नौकरियां करता रहा और छोड़ता रहा। टीवी के लिए कश्मीर के आतंकवाद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद विवाद पर दसियों फिल्में बनाती रही। सामाजिक हालात ने कचोटा तो शालिनी अग्निकांड पर जलता सवाल और कानपुर की बहनों के आत्महत्या कांड पर बंद फाइल जैसे कार्यक्रम बनाने में उलझा रहा। इस बीच एक आध फिल्में भी लिखी। चंद्रकांता, युग, बेताल, विराट जैसे लंबे धारावाहिकों के लेखन में लगा रहा। इसी बीच भारतीय कृषि के इतिहास पर एक लंबा श्रृंखलाबद्ध धारावाहिक लिखने का भी मौका मिला। कई सभ्यताओं के इतिहास और विकास की कथाओं को पढ़ते पढ़ते चश्मे का नंबर बदला। एक एक घंटे की 27 कड़ियों को लिखते लिखते बार बार दिमाग आदिकाल और आर्यों के आगमन को लेकर सोचता रहा। बुद्धि और मन का सच मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बीच स्थापित किए गए संघर्ष सिद्धांत को स्वीकार करने से विद्रोह करता रहा। उस एपिसोड को मैंने कई बार लिखा। एक बार तो मैंने ऊब कर काम निपटाने की नीयत से पश्चिमी विद्वानों के आर्य आक्रमण के सिद्धांत को स्वीकार करके वह अंश लिख डाला। फिर भी लोकमान्य तिलक की इस थ्योरी और उद्भावना से ही उलझता रहा कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। मैंने इस उद्भावना को लेकर वह अंश फिर लिखा। लिखने के बाद भी मन निभ्रांत नहीं हुआ। लगा यही कि यह बात भी रचना के संभावित सत्य तक नहीं पहुंचाती। सच को यदि पहले से सोचकर मान्य बना लिया जाए तो वह सत्याभास तो दे सकता है पर आंतरिक सहमति नहीं पहुंचाता। शायद तब रचना अपने संभावित सत्य को खुद तलाशती है। उसी तलाश ने मुझे यह बताया कि आर्यों के आक्रमण होने के कोई कारण नहीं थे। वे आक्रांता नहीं थे। वे आर्य आदिम कृषि से परिचित खानाबदोश कबीले थे जो सहनशील प्रकृति और सृजन गर्भा धरती की तलाश में निकले थे। सिंधु घाटी में सहनशीला प्रकृति तो थी ही, सृजन गर्भा धरती की भी कमी नहीं थी। इसलिए आक्रमण या युद्ध की जरूरत नहीं थी। आर्य आए और इधर उधर बस गए होंगे। वेदों में असुरों से युद्धों की जो अनुगूंज मिलती है वह निश्चय ही सत्ता, समाज, वैभव और जीवन पद्धति के स्थिरीकरण के बाद की उपरांतिक गाथा है।
दुनिया की सभ्यताओं के इतिहास में किसी आक्रांता जाति समुदाय ने वेदों जैसे रचनात्मक ग्रंथों के लिखे जाने का कोई प्रमाण नहीं दिया है। ऐसे ग्रंथ शांति, धीरज और आस्था के दौर में ही लिखे जा सकते हैं, युद्धों के दौर में नहीं। रचना के इस संभावित सत्य ने मुझे सांत्वना दी, तब कृषि कथा का लेखन हो सका। इन और ऐसी तमाम रचनाओं, विचारों, इतिहास की सैकड़ों सृजनात्मक दस्तकों और व्यवधानों के बीच रुक रुक कर कितने पाकिस्तान का लिखा जाना चलता रहा। उन तमाम विधाओं की तकनीकी सृजनात्मकता का लाभ भी मुझे मिलता रहा। शब्द स्फीति पर अंकुश लगा रहा। इसे मैंने मई सन 1990 में लिखना शुरू किया था। घने जंगल के बीच देहरादून के झाजरा वन विश्राम गृह में सुभाष पंत ने व्यवस्था करा दी थी। रसद वगैरह नीचे से लानी पड़ती थी। गायत्री साथ थी ही, साथ में हम अपने 4 बरस के नाती अनंत को भी ले गए थे। एक कुत्ता वहां आता था, उससे अनंत ने दोस्ती कर ली थी। उसका नाम मोती रख लिया था। कभी कभी वहां बहुरंगी जंगली मुर्गे भी आते थे। अनंत उन्हें देखने के लिए दूर तक चला जाता था। जंगल की पगडंडियों से यदा कदा लकड़हारे आदिवासी गुजरते रहते थे। एक दिन अनंत मुर्गों का पीछा करते करते गया तो नजर से ओझल हो गया। गायत्री बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। तलाश किया, आवाज लगाई, घबरा के इधर उधर दौड़े, भागे, पर अनंत का कहीं कोई पता नहीं चला। तभी एक गुजरते बूढ़े ने बताया कि उसने जंगल में कुछ दूर पर एक छोटे बच्चे को लकड़हारे के साथ जाते देखा था। यह सुनकर गायत्री तो अशुभ आशंका और भय से लगभग मूर्छित ही हो गई। आदिम कबीलों की नरबली वाली परंपरा की पठित जानकारी ने गायत्री को त्रस्त कर दिया था। आशंकाओं से ग्रस्त मैं भी था। मैं गायत्री को संभाल कर पानी पिलाकर उसे नौकर के हवाले करके फौरन निकला। बूढ़े ने जिधर बताया था उधर वाली पगडंडी पर उतरकर तेजी से चला तो कुछ दूर पर देखा एक लकड़हारे के कंधों पर पैर सामने लटकाए, उसकी पगड़ी पर बाहें बांधे, किलकारियां मारता अनंत बैठा था। लकड़हारे के बाएं हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह उसे लिए हुए सामने से चला आ रहा था। जान में जान आई। पता चला वह अनंत को हिरन और भालू दिखाने ले गया था। इस घटना ने मुझे आदिम कबीले वालों को जानने, पहचानने और उनके बारे में पठित तथ्यों से अलग अनुभवजन्य एक और ही सोच दी। 7-8 बरस बाद अनुभव के इसी अंश ने मेरा साथ तब दिया जब मैं उपन्यास में माया सभ्यता के प्रकरण से गुजर रहा था। बहरहाल मेरी 2 मजबूरियां थी इसके लेखन से जुड़ी। एक तो यह कि कोई नायक या महानायक सामने नहीं था, इसलिए मुझे समय को ही नायक महानायक बनाना पड़ा। और दूसरी मजबूरी यह कि इसे लिखते समय लगातार यह एहसास बना रहा जैसे यह मेरी पहली रचना हो। लगभग उसी अनकही बेचैनी और अपनी असमर्थता के बोध से मैं गुजरता रहा। आखिर इस उपन्यास को कहीं तो रुकना था। रुक गया, पर मन की जरा अभी जारी है। कमलेश्वर का यह उपन्यास मानवता के दरवाजे पर इतिहास और समय की एक दस्तक है, इस उम्मीद के साथ कि भारत ही नहीं दुनिया भर में एक के बाद एक दूसरे पाकिस्तान बनाने की लहू से लथपथ यह परंपरा अब खत्म हो। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का लिखा हुआ एक प्रयोगवादी उपन्यास है। इस उपन्यास को 2003 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। यह उपन्यास उनके बाकी उपन्यासों से कई मामलों में अलग है। सबसे पहली बात कि इसमें सामान्य घटनाएं नहीं हैं जैसे अन्य उपन्यासों में होती हैं। ऐतिहासिक घटनाओं का लेखक के नजरिए से वर्णन किया गया है और पात्र बहुत कम है। ऐसा कहना सर्वथा उचित होगा कि मुख्य पात्र समय है। सारा कथानक समय के इर्द गिर्द घूमता है। उपन्यास में सदियों से चली आ रही हिंसा और मारकाट के प्रति गहरा क्षोभ है।
पात्रों की कमी को, इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों को कटघरे में लाकर दूर किया गया है। कहानी का संचालन एक पात्र अदीब करता है। जैसा कि नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि अदीब एक साहित्यकार, बुद्धिजीवी है जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी है और उसे लगता है कि अनेक वर्गों में जनता को बांटकर फायदा उठाया जा रहा है। अदीब को लगता है कि ऐसे समय में लेखकों का, पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का जो संयम है वह कम हो रहा है और हम सभी को आगे आना होगा, कुछ करना होगा। अदीब को अगर नायक माने तो सलमा को नायिका कहा जा सकता है, लेकिन कथानक में सलमा को बहुत कम जगह मिली है। सलमा के माध्यम से कमलेश्वर ने कृत्रिम सीमाओं को लेकर निराशा व्यक्त की है। अदीब और सलमा के वार्तालाप के माध्यम से लेखक ने समाज के नियमों में खुद को ढाल नहीं पाने वालों के लिए एक चिंता दिखलाई है। और कहानी में एक और पात्र हम देखते हैं जिसे अर्दली के नाम से यहाँ पर उपन्यास में पुकारा गया है। अर्दली एक मजबूत पात्र है जिसने जगह जगह पर लोगों को, उनके व्यक्तित्व को उजागर करने की कोशिश की है। अगर उपन्यास का सारांश हम प्रस्तुत करना चाहें तो यही आएगा कि सदियों से चली आ रही विभाजन की जो परंपरा है वह बंद हो और मनुष्य एक मनुष्य की तरह जीवित रह सके। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, जाति के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, भाषा के नाम पर और वर्ण के नाम पर विभाजन जो होते रहे हैं अब बंद होने चाहिए। कमलेश्वर ने अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए समसामयिक घटनाओं का उल्लेख किया है, जैसे कोसोवो, पूर्वी तिमोर, सोमालिया, कश्मीर जैसी जगहों पर हो रहे आंदोलन और प्रतिहिंसा। इसके मूल में जाने की लेखक ने कोशिशें की हैं और पाया है कहीं न कहीं किसी न किसी ताकत से बचना, पहचान के संकट खड़े किए जा रहे हैं उनसे बचना और फिर जनता को विभाजित होने से बचाना। वरना कोई कारण नहीं है कि अलग अलग पहचान के लोग साथ नहीं रह सकते। इतिहास जिसको हम जानते हैं और जैसा हमें पढ़ाया जाता है उसके प्रति भी कमलेश्वर की अपनी राय है। मसलन अयोध्या जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद के पीछे जो कारण बताया जाता है और जो अब राजनीतिक हो गया है उसको कमलेश्वर ने झूठ कहा है। मुगलकालीन कई अभिलेखों और पत्रों को उद्धृत करके यह बताने की कोशिश की गई है कि बाबरी मस्जिद की प्रचलित कहानी सही नहीं है। अगर यह सत्य है तो यह एक रुचिकर बात है कि इतिहासकारों का ध्यान अभी तक इस पर क्यों नहीं गया, और गया तो यह विचार मुख्य धारा में क्यों नहीं आया। कमलेश्वर ने यह भी कोशिश की है कि जनता को बांट कर रखने से उन पर नियंत्रण करना शासकों के लिए कितना आसान हो जाता है। अगर कोई शासक लोगों को साथ नहीं ले चल पाता तो वह धर्म का सहारा लेकर शासन में आना चाहता है और लोगों को फूट डाल करके उन पर राज करना चाहता है। कमलेश्वर ने यह बात दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच खींचतान को केंद्र में रखकर भी दिखाया है। उपन्यास में वामपंथी विचारधारा के तत्व देखने को मिलते हैं और पश्चिम की व्यवस्थाओं के प्रति गुस्सा देखने को मिलता है। इसकी वजह यह है कि सामंतवादी विचारधारा को भारत में लाने के बाद यहाँ जनता की जो स्थिति खराब हुई है उस पर भी लेखक ने टिप्पणी की है। पूंजीवाद और उसके द्वारा लाई गई व्यवस्थाओं के प्रति कमलेश्वर का जो रुख है वो बहुत उत्साहपूर्ण नहीं है। इसके साथ ही धर्म के उपदेशकों को समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने माना है। औरंगजेब के प्रसंग में और अन्य जगहों पर भी इसे देखा जा सकता है। इस उपन्यास कितने पाकिस्तान का एक संदेश है जिसे लोग आत्मसात करने में कहाँ तक सफल रहेंगे यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतिहास से सीखने को काफ़ी कुछ यह उपन्यास देता है। पुस्तक की भूमिका में कमलेश्वर ने ख्याति प्राप्त लेखकों की प्रतिक्रियाओं का हवाला दिया है और लिखा है, इसे उपन्यास के एक प्रचलित ढांचे में देखने की कोशिश ना की जाए।
प्रयोगवाद की यही तो एक पहचान होती है कि एक प्रयोग पहचानी जा चुकी परंपराओं से भिन्न होता है। एक लेखक ने पुस्तक की समीक्षा करते हुए इसकी शब्दावली को आसानी से ग्रहण करने वाला बताया है और जैनेंद्र की भाषा से तुलना करते हुए इसे समाज की ज्यादा करीब पाया है। जैनेंद्र के उपन्यासों से कितने पाकिस्तान बहुत अलग है। हालांकि इसमें उर्दू के शब्द हैं और तत्सम शब्द भी हैं। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करे वही उचित होती है और यह उपन्यास कितने पाकिस्तान की भाषा बेहद सरल है और पाठकों के उपयुक्त है। यह कृति अद्भुत है और बेहद पठनीय है। धन्यवाद।